दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ईशा कालरा जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बारवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वैदेही अकुला उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी पतंजलि योग, ये सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है और उसी कोर्स की हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब हम लोग परीक्षण पर चर्चा कर रहे हैं, बीएचबी के उसमें परीक्षण जो में जांच का, तो उसमें कई चैप्टर हैं, 2 चैप्टर। तो आज हम लोग 2 चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ये चैप्टर एक हमारा 8 है और एक हमारा 13 है। हम 8 पर शेयर हो रहा है। हमारे बीच में सुधा यस सर, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत करते हुए ये इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके साथ साथ फिर सीएसएफ पर चर्चा करेंगे। ओवर टू सुधा। सबसे पहले अरविंद सर को नमन करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिवादन करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने का कि जिम्मेदारी सर ने मुझे दी है। यह एक तो हमारी ह्यूमन बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह सिस्टम जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की चर्चा करनी है, वह सभी ऑर्गन का एक तरह से मानिए बेस है। किसी भी लिविंग थिंग्स में अगर रिप्रोडक्शन ना हो, रिप्रोडक्शन सिस्टम ना हो, तो वहाँ से उसके बाद किसी भी सिस्टम या ऑर्गन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले इतने इम्पोर्टेंट सिस्टम को जानने से पहले, इन्वेस्टिगेशन करने जानने से पहले कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में 2-4 बातें हम जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी जीव द्वारा अपने समान नए जीव को पैदा करना या प्रजनन करना, और यह एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में ही नहीं, मल्टीसेलुलर से लेकर यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर सारे स्पीसीज में भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी ही जाति की वृद्धि करता है। और इसमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला है एसेक्सुअल। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स सेल्स अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक पुराने जीव से शरीर के 2 भाग में अथवा 2 से अधिक भागों में डिवाइड होकर जब अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है, तो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में आता है, जैसे कि अमीबा। या इसके अलावा कभी कभी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जस्ट अपने ही समान दूसरे जीव के रूप में वह कन्वर्ट हो जाता है और वह पुराने जीव से अलग होकर अपना एक नया एग्जिस्टेंस बनाता है, जैसे कि हम इस तरह का रिप्रोडक्शन यीस्ट में देखते हैं।
दूसरे तरह का रिप्रोडक्शन है जो मेनली सभी तरह सब ज्यादा पाया जाता है, वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, जिसमें मेल तथा फीमेल दोनों गैमेट्स मिलते हैं और नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जो कुछ डेवलपमेंट की प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक नए जीव के रूप में बदलकर एग्जिस्टेंस में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल मानव में ही नहीं बल्कि एनिमल्स, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट प्रक्रिया है जिसमें संतान में माता पिता दोनों के आनुवंशिक लक्षणों का मिश्रण होता है। तो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी। जब रिप्रोडक्शन सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रकृति में अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए सभी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ह्यूमन स्पीसीज तथा प्लांट सभी के अंदर पाया जाता है, तो इस इंपॉर्टेंट सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन भी इन्वॉल्व होंगे, ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगे। और जहाँ इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, तो वहाँ बीमारियां भी उसी तरह से उतनी ही बड़े लेवल पर होंगी। और उन डिजीज के सिम्टम को जानने तथा उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उनका इन्वेस्टिगेशन भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि अपने जैसे दूसरे जीव की संरचना करना ही प्रजनन है, लेकिन एक जीव से जब किसी छोटे जीव का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, तो ऐसे में उस छोटे जीव के समस्त शारीरिक और मानसिक तथा सभी प्रकार के इमोशनल सभी का टाइम के साथ साथ ग्रोथ होता है। मतलब उस नए जीव में हर एक तरह का ग्रोथ उसके अंदर होता है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सभी तरह का इम्प्रूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है। तब तो वह कुछ समय बाद एक कंप्लीट मैच्योर जीव बनता है। एक छोटा सा जीव जब अपने समान बड़े जीव के रूप में डेवलप्ड होता है, तो उसमें ऑब्वियसली बड़े जीव की तरह ही हर एक चीज का उसके अंदर ग्रोथ होता है। तो ऐसे में अब हम अपने बुक की तरफ चलते हैं। ऐसे में बच्चे के प्रजनन अंग की ग्रोथ हार्मोन पर निर्भर करती है, और किंतु उन सभी अंग की परिपक्वता सेक्स हार्मोन देते हैं। जो एक छोटा बेबी होता है, जब वो डेवलप्ड होता है, तो ऐसे में उसके ग्रोथ हार्मोन पर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड करता है, और उन अंग की परिपक्वता सेक्स हार्मोन देते हैं। विवाह के 3 वर्ष पश्चात यदि पति और पत्नी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से डेवलप्ड हैं, ग्रोथ जब पूरी तरह से सामाजिक रूप से तैयार हैं, फिर भी अगर महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही है और गर्भ निरोधक उपाय न ले रही हो, तो ऐसे केस में या तो पति पत्नी किसी बुजुर्ग से काउंसलिंग करें या फिर किसी डॉक्टर के पास उन्हें जाना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है, वह मेल के केस में होता है। और उसमें क्या होता है, पुरुषों के पेनिस में सीमन की जांच होती है, और इरेक्शन ऑफ पेनिस या इंटरकोर्स के में यह सक्षम है या नहीं, यह पता लगाने का काम डॉक्टर करते हैं। उसके बाद सीमन की जांच होती है, पुरुष की फर्टिलिटी की भी जांच की जाती है, और इन दोनों परीक्षण के पश्चात ही महिला का जांच निर्देशित किया जाता है। मतलब अगर जेंट्स में अगर मेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तब तो वहां पर उसका इलाज उसी टाइम कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, अगर मेल पूरी तरह से सही है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ऐसे केस में फिर इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाकर फिर उस फीमेल का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम मेल के केस में देखते हैं कि किस तरह का उनमें इन्वेस्टिगेशन होता है। सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी या कैंसर। मेल सेक्स ऑर्गन प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसमें देखा जाता है कि उसकी हाइपरट्रॉफी या कैंसर के कुछ सिम्टम तो नहीं है, या टेस्टिस का कैंसर। इन दोनों स्थिति में बायोप्सी रिकमेंड किया जाता है। महिला चिकित्सक रोगी महिला की जांच के चरणों के लक्षण है। फीमेल में किस तरह से उसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, इसके बारे में बताया गया है। महिला की मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक वस्तु स्थिति, महिला में मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी फीमेल का हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके टेस्ट लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको मेंटल प्रेशर भी आता है, और फिजिकली तो वह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। अतः चिकित्सक को, किसी भी डॉक्टर को महिला को कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ऐसी चीज है, ऐसा टॉपिक है कि कोई भी लेडीज या कोई भी फीमेल खुलकर
डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती है, तो ऐसे में डॉक्टर का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डॉक्टर को, ये फीमेल को अपने कॉन्फिडेंस में ले, जिससे कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम उससे शेयर कर सके। इसके बाद है महिला का मासिक चक्र। यह तो बेस है किसी भी चीज के लिए। अगर वह मेंस्ट्रुएशन उसके में सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगी ही। फिर है महिला के जननांगों का अल्ट्रासाउंड द्वारा अध्ययन। चौथे नंबर पर है उपकरणों द्वारा ओवेरियन साइकिल का अध्ययन। ओवेरियन साइकिल वह चीज होता है, एमसी का वह भाग है ओवेरियन साइकिल, जिसमें ओवरी से रिलेटेड मासिक धर्म के दौरान ओवरी में जो एग बनते हैं, एग के ग्रोथ की मैच्योरिटीज या रिलीज करने को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है एनोवुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लेटम। कॉर्पस लेटम के बारे में बताऊं, ओवरी में बनने वाला ग्रंथीय कोशिका का समूह, यह ओवरी में ओवुलेशन के बाद बनता है। रक्त में महिला सेक्स हार्मोन का स्तर, ब्लड टेस्ट के दौरान से पता चलता है कि महिला में सेक्स ऑर्गन का लेवल क्या है। वर्तमान में वैज्ञानिक तकनीक इतनी एडवांस है कि स्वस्थ और फर्टाइल शुक्राणुओं एवं अंडे को फर्टिलाइज करके जायगोट को गर्भाशय में ही इम्प्लांट किया जाता है। हम सभी जानते हैं आईवीएफ और न जाने कितनी किस तरह की ये बहुत सारी ये निकल आए हैं, जिसकी वजह से आज कोई भी अगर कोई भी कपल है, इसको कोई प्रॉब्लम आती है, फिजिकली प्रॉब्लम आती है, तो इसको आर्टिफिशियल तरीके से डॉक्टर उन्हें कंसीव करवा सकता है। अब मातृत्व सुख की सीमाएं विशाल रूप से खुली हुई हैं। उसके बाद है वेनेरल डिजीज या पेट की बीमारी, जैसे कि वेनेरल हॉर्निया होता है। वेनेरल डिजीज एवं HIV टेस्ट परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। गर्भाशय एवं व ओवरी में ट्यूमर या कैंसर रोग से अनियमित मासिक धर्म की ही रोग का प्रथम इशारा करता है, ये तो हम सभी समझते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड द्वारा बायोप्सी के द्वारा निश्चित हो जाता है। अगर कोई शक होता है, अगर कोई किसी तरह का उसके अंदर ये रहता है, कोई भी पॉसिबिलिटी होती है कैंसर का, तो बायोप्सी में वो डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद है वीर्य परीक्षण, सीमेन एग्जामिनेशन। यह परीक्षण अत्यंत संवेदनशील है। मानसिक स्तर पर व्यक्ति का मनोविज्ञान कि वह पुरुष है या नहीं, एवं शारीरिक स्तर पर स्पर्म अत्यंत डेलिकेटेड संरचना है। मतलब कहने का मतलब, अगर किसी मेल का ये ट्रीटमेंट, ये एग्जामिनेशन होता है, तो वह फिजिकली एवं मेंटली दोनों हरासमेंट से या दोनों ही तरह के इमोशन से गुजरता है। अतः इस परीक्षण हेतु वीर्य का एकत्र करना एक हाई क्लास टेक्निक है, और इसके लिए बहुत सारी सावधानियां भी रखी जाती हैं। जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया, हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन, ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग थिंग्स का बेसी जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसका जो भी टेक्निक होंगे डेलिकेट तो होंगे ही। तो इसमें देखते हैं कि इसका एग्जामिनेशन होता है, उसके कितने स्टेप्स हैं। तो इसमें है सीमन का कलेक्शन सर्वदा परीक्षणशाला, लैब में या उसके पास ही होता है, क्योंकि इनका फ्रेश एग्जामिनेशन ही होता है। इनके कलेक्शन हेतु सबसे अच्छा तरीका है मास्टरबेशन, और उसमें उत्सर्जित वीर्य या सीमन का को स्टेरलाइज ट्यूब में एकत्र कर पैथोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। कॉन्डोम से अगर इस सीमन को हम कलेक्ट करता है कोई भी पैथोलॉजिस्ट, तो वह सही ढंग से वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि कॉन्डोम में बाहरी तरफ से भी उसमें केमिकल मिलाया रहता है। उसके बाद है कि इंटरकोर्स के दौरान ये जो है क्वाइटस इंटरप्ट्स में के द्वारा एकत्र किया हुआ वीर्य की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कमजोर होते हैं। सेमन कलेक्शन हेतु लैब व्यक्ति को 5 दिन का समय देता है तथा निर्देश देता है कि 5 दिनों में वह इंटरकोर्स या सेक्स ना करे। वीर्य एकत्र करने हेतु व्यक्ति को सामान्य मानसिक एवं स्वस्थ शारीरिक परिस्थिति में होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि इसमें मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पेशेंट का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना जरूरी है। सेमन का मापदंड बिना तीन परीक्षण जो कि 1 माह के अंतराल में ही कराई जाती है, को कंसीडर करना सही नहीं होता है। इतना डेलिकेट होता है कि जैसे हर एक चीज, किसी भी ब्लड टेस्ट में एक टेस्ट के आधार पर ही डॉक्टर रिकमेंड करता है किसी भी तरह का दवा का या मेडिसिन का, लेकिन इस केस में सेमन के एग्जामिनेशन के केस में अगर कम से कम 3 टेस्ट लेना जरूरी होता है, उसके आगे ही उसका इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं।
फिर है बीज एकत्र करने के पश्चात सीमन का अध्ययन के लिए जो ये होते हैं आंकड़े होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसकी मात्रा या टोटल वॉल्यूम होता है 3 to 5 ml या औसत या इन दोनों के 3 to 5 के बीच में औसत होता है 3.5 मिलीलीटर। फिर है स्पर्म काउंटिंग। स्पर्म काउंटिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह के एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट में, इन्वेस्टिगेशन में, वो होना चाहिए 60 to 120 मिलियन शुक्राणु पर मिलीलीटर, और उनका औसत जो होता है औसत होना चाहिए 100 मिलियन मिलीलीटर। फिर है स्पर्म मोटिलिटी, इसमें 18 to 90% मोटाइल या औसत होना चाहिए 80%। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सामान्य 80% से अधिक होना चाहिए। स्पर्म काउंट बिलो 40 मिलियन मिलीलीटर इज इक्वल टू इनफर्टाइल, मतलब ये अगर इससे कम आता है 40 मिलियन पर मिलीमीटर से कम आता है तो वो इनफर्टाइल के कैटेगरी में आएगा। फिर है स्पर्म काउंट विथ मोटिलिटी लेस देन 40% इज इनफर्टाइल। बिलो एवरेज, एवरेज से बिलो होगा अगर 40% से नीचे होता है तो। विथ अ नेगेटिव रिपोर्ट द पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट आफ्टर अ मंथ विथ फॉलोइंग प्रिकॉशन। आफ्टर अ मंथ के बाद उसको टेस्ट की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर अपने पास बुलाता है इन इंस्ट्रक्शन के साथ। जनरल हाइजीन का ध्यान रखने, एक्सरसाइज और स्पेसिंग ऑफ क्वाइट्स, मतलब सेक्स के बीच में अंतराल रखने को कहा जाता है, और जनरल हाइजीन का ख्याल रखने और एक्सरसाइज करने को रिकमेंड किया जाता है। हाई प्रोटीन डाइट विथ एडेक्वेट विटामिन एंड मिनरल, हाई प्रोटीन डाइट जिसमें कि सही मात्रा में विटामिन और मिनरल हो उसको इंटेक करने के लिए कहा जाता है। लीस्ट यूज ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको। 3 परीक्षण अगर नेगेटिव होता है तब उसको टेस्टिकुलर बायोप्सी के बारे में रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। ये तो हमने देखा मेल ऑर्गन्स के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में। अब जानते हैं महिला एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। इसमें आता है महिला जननांगों से संबंधित सामान्य अनियमितताएं जिसकी वजह से वो रिकमेंड करते हैं इन टेस्ट के बारे में, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि हम सभी जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंस्ट्रुएशन का। उसके बाद है वेजाइनल डिस्चार्ज, और तीसरे नंबर पर है ल्यूकोरिया। तो पहला हम देखते हैं, पहले नंबर पर जो मेंस्ट्रुअल था उसको हम थोड़े वास्ट में देखते हैं। इरेगुलेटरी इन मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म महिलाओं में मातृत्व क्षमता का द्योतक है। इसका सामान्य अंतराल इंटरवल, जो सामान्य इंटरवल होता है, सामान्य डेज होता है वो 28 ± 3 होता है, जिसमें 3 ± 2 दिन योनि मार्ग वेजाइना से रक्तस्राव होता है। यह एक नॉर्मल काउंटिंग दी गई है। इसके बाद है, इसमें आता है मेंस्ट्रुअल इरिटेशन में इसके तीन फेजेज हैं। इसमें है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मीन्स भारी माहवारी, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक अमाउंट में ब्लीडिंग का होना। इसमें है महिला में माहवारी या मेंस्ट्रुएशन अंतराल सामान्य है, नॉर्मल है, 28 ± 2 या 3 डेज है, लेकिन उसमें जो ब्लीडिंग होती है काफी, और वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है ब्लीडिंग का बहुत ही लंबे टाइम तक होता है, और उस फीमेल में अधिक मात्रा, सामान्य से अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होता है। इस दशा में सामान्यतः सेक्स हार्मोन के असंतुलन होने का यह एक मेन रीजन होता है। और ऐसे में जो निष्कर्ष निकलता है वह है महिला के मेंस्ट्रुएशन के अध्ययन के साथ साथ उसके सेक्स हार्मोन रक्त स्तर की जांच भी करते हैं डॉक्टर। और इसके अलावा महिला को संतुलित भोजन जिसमें कि वसा प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में हो, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है अगर बहुत हेवी मात्रा में, हेवी लेवल पर उसको ब्लीडिंग होगा तो उसमें तो वीकनेस आएगी ही। तो ऐसे में डॉक्टर उसको सही ढंग से न्यूट्रिशियस डाइट को भी रिकमेंड करते हैं। सेकेंड स्टेज है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का मतलब है कि मासिक धर्म के महीने में 1 या 2 बार आए, 2 या 2 से अधिक बार भी आ जाती है। तो यह केस किस तरह बनता है ये देखते हैं। महिला में अगर मेंस्ट्रुएशन का अंतराल सामान्य से लगभग आधा हो, मीन्स मंथ में 2 बार या 3 बार भी कभी कभी अगर आ जाता हो, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमेनोरिया वाली कंडीशन। और इस कंडीशन में फीमेल का जो यूट्रस है वह गर्भधारण के लिए, कंसीव करने के लिए तैयार नहीं रहता है। इस दशा में रक्तस्राव भी बहुत अधिक होता है। यह कंडीशन प्यूबर्टी से लेकर शिशु जन्म, आफ्टर चाइल्ड बर्थ तथा मानसिक असंतुलन इमोशनल डिस्टर्बेंस में सामान्यतः देखी गई है। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है, जैसे मेनोरिया होता है कंडीशन हो गया, चाहे इसके बाद हम पढ़ेंगे
इसके बाद जो हमारे पास आएगा अगला कंडीशन आता है, इसमें एमेनोरिया आता है, इसमें बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है, ऐसे कंडीशन नहीं है। यह कंडीशन पल्मोनेरिया जो है वह किसी किसी स्पेशल कंडीशन में होता है, जिसमें कि आता है प्यूबर्टी या आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लेडीज में लगभग जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, या अगर उसको इमोशनली बहुत वो हर्ट हुआ हो या इमोशनल ट्रॉमा लगा हो। और इसका निष्कर्ष यह आता है कि सामान्यतः यह स्थिति समय के अंतराल में स्वतः ठीक हो जाती है। अन्य स्थिति में गर्भाशय कैंसर का निराकरण हेतु गर्भाशय का अल्ट्रासाउंड एवं गर्भाशय की बायोप्सी भी करवानी पड़ती है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन है, आफ्टर डिलीवरी लेडीज में होता है, लेकिन अगर यह लंबे टाइम तक अगर खिंच जाता है तो ऐसे में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा या बायोप्सी के द्वारा कैंसर न होने की पुष्टि करते हैं। फिर इसमें तीसरा कंडीशन है कि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग पर वजाइना। यह दशा ऐसे कंडीशन में आती है जबकि किसी कारण से चोट लग गई हो। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, अगर एबॉर्शन में कोई प्रॉब्लम आए, कंप्लीट नहीं हुआ है, गर्भ गिरने के पश्चात अगर प्लेसेंटा का कुछ भाग यूट्रस में ही रह जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यह कंडीशन आता है जिसमें कि ब्लीडिंग होता है। फिर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स अस्थानिक गर्भावस्था। एक तो होता है जो जगह है कंसीव करने की, यूट्रस, उसमें जाकर अगर ये कंसीव करती है कोई फीमेल, तो वो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन यूट्रस के बाहर अगर कभी भी गर्भाशय में जायगोट निरूपण सही ढंग से नहीं हुआ, जायगोट का जो सिचुएटेड सही ढंग से नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि आंतरिक अंग या जननांगों में कहीं अलग जगह पर, यूट्रस की दीवार में नहीं होकर कहीं बाहर में ही, यूट्रस के बाहर अगर इम्प्लांट हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे कंडीशन में लगातार ब्लीडिंग होती है। फिर तीसरा है सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल के मुख्य गर्भाशय के मुख्य द्वार का कैंसर, तो उसमें तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होती ही है। और इन दशाओं में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से ही यह कंडीशन जाना जाता है, क्योंकि यह इंटरनल ऑर्गन की प्रॉब्लम है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करता है कि अगला ट्रीटमेंट उसका क्या होगा। फिर है योनि मार्ग में रक्तस्राव में रक्त के कतरे का आना, क्लॉट्स इन मेंस्ट्रुअल फ्लो। यह भी कंडीशन नॉर्मल है अगर कुछ ही समय के लिए हो, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूटी में रहता है, तो फिर ये एबनॉर्मल होता है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। तो आइए ये देखते हैं। माहवारी के प्रथम दिन रक्त में कुछ थक्के का जाना सामान्य माना जाता है, किंतु अगर अधिक मात्रा एवं अधिक दिन तक रक्त के थक्के बनते हैं, तो यह एक असंतुलित कंपोजिशन को दिखाता है। स्राव हो रहे रक्त में एंटीकोगुलेंट, हिस्टामिन एवं एंजाइम फाइब्रिनोलाइसिन की कमी रक्त को जमने देता है। इससे पहले हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फाइब्रिनोजिन जो एलिमेंट है वह ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि रक्त में क्लॉट बन जाता है, जिस कंडीशन में हिस्टामिन, एंटीकोगुलेंट और फाइब्रिनोलाइसिन की कमी होती है। और इसमें निष्कर्ष यह आता है कि संतुलित भोजन, विशेषकर विटामिन एवं मिनरल्स के साथ लेना चाहिए तथा व्यायाम करना भी आवश्यक होता है। किसी रोग की आशंका में गर्भाशय की बायोप्सी कराना, यह तो डॉक्टर रेकमेंड करता ही है। फिर इसका अगला स्टेप है एमेनोरिया। जैसा कि बताया, मासिक धर्म का अभाव। अगर मासिक धर्म स्कैंटी हो या आता ही नहीं हो, ऐसे कंडीशन में महिलाओं के गर्भ धारण करने की उम्र में अगर मासिक धर्म नहीं होता है, सामान्यतः उनमें गर्भ धारण करने की सूचना देता है। मेंस्ट्रुएशन होता ही एक कमोवेश इसी चीज के लिए कि वह कोई भी फीमेल सही ढंग से कंसीव कर पाए। लेकिन अगर उसमें अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही उसका नहीं होगा, स्कैंटी होना या इरेगुलर होना अलग बात है, लेकिन अगर उसका वो होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होता ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में तो कोई भी लेडीज को या कोई भी फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है। और इसकी भी निम्न दशाओं में ये अलग अलग तरह की संभावनाएं होती है। तो आइए इसमें देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की अलविदा। हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत तरह की ये सेक्स हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, या सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए यह स्टिमुलेट करता है। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की अल्पता होगी, तो ऐसे कंडीशन में वो अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा और सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। फिर है थायराइड ग्लैंड की अल्पता, हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर है एड्रिनल ग्लैंड की अधिकता, हाइपरप्लासिया। उसके आगे है गर्भाशय की ग्रीवा में अवरोध, सर्वाइकल ब्लॉक। अगर सर्वाइकल ब्लॉकेज होगा, तो ऐसे कंडीशन में भी वह कंसीव नहीं कर पाएगा। और इसका निष्कर्ष यह है कि इन सभी दशाओं में अल्ट्रासाउंड एवं रक्त हार्मोन स्तर रोग के निदान में सहायक होता है। फिर दूसरा कंडीशन है वेजाइनल डिस्चार्ज।
एक स्वस्थ महिला के वेजाइना में यह सामान्यतः नोटिसेबल होता है। सामान्य अगर नोटिसेबल नहीं होता है तो यह नॉर्मल होता है, यह डिस्चार्ज होना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। लेकिन कुछ जमी प्रोटीन एवं मरी हुई कोशिकाएं, जिसमें मरी हुई कोशिकाएं निकलती हैं, जिसमें निकलते हैं, जो कि वेजाइना की सफाई में निकल आते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन हुआ। इस प्रकार का स्राव महिला में मासिक से पूर्व एवं गर्भधारण के दौरान बढ़ जाता है। और असामान्य रूप से योनि मार्ग के स्राव निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। लेकिन ये चीज जो हुआ वो तो नॉर्मल कंडीशन हुआ, लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन होता है उसके बारे में कुछ स्टेप बताए गए हैं जो इस तरह से हैं। पहला है व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज। सामान्यतः यह स्राव यौवनावस्था आने पर, पुबर्टी आने पर, या गर्भधारण प्रेगनेंसी के केस में, या मेनोपॉज के समय में ज्यादा नोटिसेबल होता है। इसके अलावा जो फीमेल एनीमिया तथा कब्ज की पेशेंट होती हैं, उनमें ये स्राव अधिक मात्रा में होता है। रोग की दृष्टि से स्राव का आना निम्न दशाओं का सूचक होता है, जिसमें पहला है म्यूकस पॉलिप, म्यूकस में गांठ होना। फिर दूसरा है सर्विक्स का घाव। तीसरा है गर्भाशय में मायोमेटा, नॉन कैंसेरियस ट्यूमर को बोलते हैं मायोमेटा। तो ऐसे गर्भाशय में मायोमेटा का होना। यह चौथा कंडीशन है क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेशन। और इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि चिकित्सक जननांगों को देखकर इंस्पेक्शन करके ही रोग का निदान करेगा। अल्ट्रासाउंड कुछ सीमा तक ही इसमें सहायक होता है। फिर सेकंड कंडीशन है वेजाइनल डिस्चार्ज का सेकंड कंडीशन है कि ये अभी तो हमने व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में देखा। सेकंड कंडीशन है येलो वेजाइनल डिस्चार्ज। और इसमें है इस स्राव में फीमेल के अपने जननांग में इरिटेशन या सोरेसनेस बनी रहती है। और यह कंडीशन कैसे आती है यह देखते हैं। यह है ट्राइकोमोनस या मैनिलियल संक्रमण। फिर दूसरा है गनोरिया। गनोरिया एक प्रकार का सेक्सुअल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से होता है। तो गनोरिया के कंडीशन में भी यह येलो डिस्चार्ज होता है। फिर तीसरा है सेप्टिक एबॉर्शन, सेप्टिक गर्भपात। चौथा है शिशु जन्म के पश्चात यह येलो डिस्चार्ज जनरली होता है। फिर है पेल्विक पस या योनि मार्ग से पस का निकलना, पेल्विक एब्सेस ड्रेन थ्रू वेजाइना। और इसका निष्कर्ष निकलता है योनि मार्ग से निकले स्राव के पैथोलॉजिकल जांच, बैक्टीरियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन। इसका पैथोलॉजिकल जांच करने के बाद अगर ये इसकी पुष्टि होती है बीमारी की, तब इसके आगे इसका ट्रीटमेंट होता है। तीसरा कंडीशन है ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज। और इसमें है सामान्य यह निम्न रोगों को की सूचना देता है। अगर दुर्गंध युक्त स्राव होता है तो यह निम्नलिखित कंडीशन को बताता है। इसमें सबसे पहला है सर्विक्स का कार्सिनोमा, सर्विक्स का कैंसर। दूसरा है गर्भाशय के पॉलिप में पस का होना। फिर है सेप्टिक गर्भपात। और उसके बाद का जो कंडीशन आता है वो कार्सिनोमा वेजाइना। और इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि उपरोक्त सभी रोगों में बायोप्सी करवाना महत्वपूर्ण परीक्षण है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आगे के ट्रीटमेंट के लिए इस कंडीशन में येलो डिस्चार्ज के कंडीशन में बायोप्सी ही इसका ये है। बायोप्सी के बाद ही आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फिर चौथा है डिस्चार्ज है वाटरी डिस्चार्ज। और यह किस कंडीशन में होता है यह देखते हैं। गर्भाशय में ऐसा स्राव सामान्य बना रहता है, लेकिन यह असामान्य कब होता है? जबकि यूरिनरी फिस्टुला का कंडीशन हो, हाइड्रोसेफनिक्स का कंडीशन हो, कार्सिनोमा ऑफ फॉलोपियन ट्यूब हो, और दूसरा है हाइड्रोरिया ग्रेमिडोमियम। और उसके बाद तीसरा कंडीशन आता है ल्यूकेरिया। अभी जो हमने देखा था मेनोरिया, पॉलीपेरिया, उसके बाद है ल्यूकोरिया। और इसमें जैसे कि ल्यूकोसाइट्स में भी मैंने पढ़ा था, ल्यूको मीन्स व्हाइट, तो ल्यूकोरिया में व्हाइट डिस्चार्ज और ओरिया मीन्स डिस्चार्ज होता है। और इस कंडीशन में उपरोक्त वर्ग 2 में वर्णित है वेजाइनल डिस्चार्ज अक्सर इसी श्रेणी का भ्रम देते हैं, किंतु यह कंडीशन जो है पैथोलॉजिकल दृष्टि से अलग है। ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज होता है वह अलग होता है, लेकिन इसको हम जनरली हर एक डिस्चार्ज के साथ ही इसको मिक्सअप कर देते हैं। इस दशा को रोग का कहना उचित नहीं है, किंतु वह भविष्य में होने वाले रोग में परिवर्तित हो जाता है। ल्यूकोरिया बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत तरह से
लेडीज के वेजाइना को के सफाई में बहुत काम आता है। तो ये ल्यूकोरिया की शिकायत एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर किसी भी चीज का, जैसा हमने पढ़ा है, किसी भी चीज की अति होना ही डिजीज है, तो ल्यूकोरिया भी अगर अधिक होता है तो वह एक डिजीज के रूप में कन्वर्ट हो सकता है या जनरली हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं महिला के योनि मार्ग का स्राव एवं गर्भाशय की म्यूकस ग्रंथियों का स्राव, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने यूट्रिन मिल की संज्ञा दी है। योनि में आना एक सामान्य घटना है, यह असामान्य नहीं होता है, किंतु इसका अगर ओवरफ्लो हो जाता है जो कि नोटिसेबल होता है, तो ऐसे कंडीशन को ल्यूकोरिया कहते हैं। और यह दशा संक्रमित होकर स्राव की मात्रा को, डिस्चार्ज को, सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि उसमें इतना इन्फेक्शस बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि उसमें बदबू आने लगती है। और यह दशा सामान्य म्यूकस ग्लैंड्स की अधिक सक्रियता के लिए, जिसके लिए चिकित्सक की काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, वह वहां तक, उस कंडीशन तक किसी भी फीमेल को ले जाती है। फिर है जननांगों की स्वस्थता, हेल्दी एवं स्वच्छता, हाइजीन का इस कंडीशन में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। चूंकि यह स्राव नॉर्मल से एबनॉर्मल तब होता है जबकि इसमें प्रोटीन का नुकसान होता है, तो ऐसे कंडीशन में लेडीज को हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट और नियमित ढंग से डाइट का लेना प्रिस्क्राइब करते हैं या डॉक्टर उन्हें समझाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, अपने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को के बारे में हमने जाना, जो कि है इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमारे आज के क्लास का दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। यह भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। इसमें है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो मीन्स ब्रेन, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, और फ्लूइड मीन्स लिक्विड। तो इसको भी आगे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा सीएसएफ के बारे में जानते हैं। पहली बात तो सीएसएफ का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रो का मतलब होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का मीन्स स्पाइनो का मतलब हो गया स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, स्पाइन तो से, और फ्लूइड का मीन्स लिक्विड। तो सीएसएफ एक लिक्विड है जो कि हमारे ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में फ्लोट करता है। यह एक क्लियर, कलरलेस तथा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। अब तक हमने ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र एक साथ अभी सीएसएफ में हमने देखा होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे नर्वस सिस्टम का जो एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, यह उसका भाग है, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि नर्वस सिस्टम के एएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों उसके पार्ट आते हैं। तो इसी एएनएस के पार्ट में जो फ्लो करने वाला लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको ही हम सीएनएफ कहते हैं, सीएसएफ कहते हैं, जो कि ब्रेन के वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में और सब आर्कनॉइड स्पेस में तथा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में फ्लोट करता है। यह मुख्य रूप से ब्रेन तथा रीढ़ की हड्डी तथा स्पाइनल कॉर्ड को चोट लगने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट किया रहता है या हमारे बॉडी में मौजूद रहता है, तथा उन्हें न्यूट्रिशन भी देने का यह कार्य करता है। उस न्यूट्रिशन देने के लिए एक प्रकार से उसका, या उसके प्रोटेक्शन के लिए एक प्रकार से कुशन की तरह काम करता है। फिर है मानव शरीर में यह, इसकी मात्रा होती है 150 ml से 250 ml तक यह मौजूद होता है। अभी तक हमने देखा कि यह कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑब्वियसली जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है तो यह इंपॉर्टेंट तो होगा ही। हमारे शरीर का आज तक इसी के परीक्षण, इन्वेस्टिगेशन के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर इसके परीक्षण की जरूरत बॉडी में क्यों पड़ती है, किस कंडीशन में पड़ती है। कुछ न्यूमरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज के केस में तथा उनमें आई इन्फेक्शन के रीजन और किस लेवल तक उनमें यह प्रॉब्लम आती है, जानने के लिए ही सीएसएफ का टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आइए इसके बाद हम अपने बुक में से देखते हैं, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 125। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मानव शरीर के बाह्य कोशिकीय ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसका भी फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक अंग है जो मस्तिष्क की कैविटी, सेरेब्रल वेंट्रिकल्स तथा स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में फ्लोट करता रहता है। और इस तरह का फॉर्मेशन सेरेब्रल वेंट्रिकल की छत पर मौजूद आर्टेरियल कोरोइड प्लेक्सस या एपिडाइमल सरफेस ऑफ सेरेब्रल वर्टिकल्स, आर्कनॉइड मेम्ब्रेन एवं आंशिक मात्रा मस्तिष्क के टिश्यूज द्वारा होता है। और इसका संश्लेषण, सिक्रेशन होता है, सिंथेसिस होता है 500
+-20 मिलीलीटर पर डे, जो कि क्रेनियम स्थित वेनस साइनस द्वारा रक्त प्रवाह में वापस चला जाता है। इसका एक अपना प्रेशर होता है। अब वह प्रेशर है 130 +-10 मिलीलीटर, यह होता है वाटर में। और अगर मरकरी में देखें तो यह होता है 10 ±0.2 मिलीमीटर मरकरी में। इसका कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। सामान्यतः यह एक साफ एवं ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, फ्लूइड है। तो जैसे ही फ्लूइड की बात आती है तो इसमें वाटर तो होगा ही, तो वाटर का लेवल होता है इसमें 98.5%, और सॉलिड जो कुछ मात्रा में सॉलिड होती है वह होता है 1.5%, जो कि स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में ही सॉलिड का जो पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में ही ज़्यादा पाया जाता है। और जब सॉलिड पार्ट है तो उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व तो होंगे ही, तो इसके कार्बनिक तत्व में 0.9 ग्राम पाए जाते हैं। ये सभी अकार्बनिक तत्व मौजूद होते हैं जो ECF में होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पाए जाते हैं वही सारे अकार्बनिक तत्व इसमें भी पाए जाते हैं। और कार्बनिक तत्व में जो कि 0.6 ग्राम मौजूद होते हैं उसमें आता है ग्लूकोज 40 to 80 मिलीग्राम %, प्रोटीन 10 to 40 मिलीग्राम %, और WBC जिसमें कि 1 to 5 पर क्यूम mm ऑफ CSF का 1.5 पर क्यूमेन मिलीमीटर होता है। फिर है अधिकांश मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड संबंधित रोग का निदान CSF की जांच में निश्चित कर लिया जाता है। CSF की जांच वर्टिब्रल कॉलम की लंबर वर्टिब्रल क्षेत्र इंटरवर्टिब्रल स्पेस से CSF का संग्रह कर सकते हैं। वैसे तो अभी हमने देखा CSF ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड में पूरे एरिया में फ्लो करते रहता है, लेकिन इसको हम कहीं से भी स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी एरिया से या ब्रेन से इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए CSF को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डेलिकेट पोर्शन है ये हमारे बॉडी का, इसलिए इसको हम स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से से लेते हैं। CSF का दाब, कंपोजिशन एवं रक्त कोशिकाओं की मौजूदगी इसकी महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है। अब है इसमें इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसको कि हम ICP भी कहते हैं। इसमें है क्रेनियन कैविटी के अंदर ब्रेन, ब्लड तथा CSF के बीच का जो दबाव होता है इसको हम बोलते हैं इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन, ब्लड और CSF के बीच का जो प्रेशर होता है उसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। और इसका जो ये इंक्रीज किस लेवल में होता है, इस स्थिति में रोगी को जब इंक्रीज होता है ICP, तो इस कंडीशन में रोगी को सिरदर्द होता है, उल्टी जैसी शिकायत रहती है, और यह सिरदर्द आगे बढ़ते हुए गर्दन तक चला जाता है। CSF की जांच से पूर्व आंख के अंदरूनी जांच करनी चाहिए, ऑप्थाल्मोस्कोप कराना चाहिए, आंख की जांच करानी चाहिए। सेरेब्रल ट्यूमर तथा सेरेब्रल एवेस्कस में रोगी में CSF का दाब अवश्य बढ़ा मिलेगा। अगर ये कंडीशन आता है बीमारी का, सेरेब्रल एवेस्कस का कंडीशन आता है या सेरेब्रल ट्यूमर का कंडीशन आता है, तो रोगी में CSF का दाब बढ़ा हुआ मिलता है, किंतु CSF का निकालना उसका मौत का कारण भी हो सकता है। फिर है इस्चेमिया ऑफ मेडुला। इस्चेमिया मीन्स कहीं भी शरीर के किसी पार्ट में रक्त की कमी हो जाती है, और इस्चेमिया ऑफ मेडुला को समझने के लिए हमें यह जानते हैं, मेडुला ऑब्लेंगाटा में जो ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लेंगाटा जो कि हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, को पर्याप्त जब ब्लड नहीं मिलता है तो सेल्स और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी सही ढंग से वहाँ नहीं मिलता है, जिसके कारण वह किसी मरीज को, अगर मरीज में कंडीशन आता है तो स्ट्रोक भी हो सकता है। इस कंडीशन को इस्चेमिया ऑफ मेडुला कहते हैं। फिर है सेकेंड कंडीशन है मेनिंजाइयल इरिटेशन। इसमें इस कंडीशन में होता है रोगी की गर्दन अकड़ जाती है, नेक रिजिडिटी, हेड रिट्रैक्शन, शरीर पीठ की ओर मुड़ा हुआ आता है, बॉडी एक्ट बैकवर्ड, बॉडी पीछे की तरफ मुड़ा रहता है। ये लक्षण CSF की जांच के लिए उपयुक्त होते हैं। और उसमें है प्रूरुलेंट मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया की वजह से यह मेनिंजाइटिस होता है, जिसमें कि ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में मेनिंजाइटिस हो जाता है। प्रूरुलेंट मेनिंजाइटिस के बारे में बताया मैंने कि यह बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में की जो कवरिंग होती है उसके बीच में मेनिंजाइटिस होती है, और इसमें होता है अर्थात रक्त मिला हुआ पस पैदा करने वाली मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के आवरण में जो होता है, वैसे कंडीशन में CSF तरल की पारदर्शिता नहीं होती है,
जैसे कि अभी बताया था, CSF एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, लेकिन इस कंडीशन में, प्रूरुलेंट मेनिंजाइटिस के कंडीशन में CSF ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक बढ़ी हुई मिलती है। ग्लूकोज तथा क्लोराइड की मात्रा सामान्य से कम और न्यूट्रोफिल की कोशिकाओं की संख्या 1000 से 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक रहती है। जबकि हमने जाना है कि टोटल ल्यूकोसाइट को यह 50 to 70% होता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल की संख्या 1000 से 5000 ही होती है। फिर है ब्रेन एबेसिस, अर्थात मस्तिष्क के किसी भी भाग में पस बनने की स्थिति में CSF में सब कुछ सामान्य रहता है। सिर्फ न्यूट्रोफिल एवं लिम्फोसाइट कोशिकाओं की संख्या सामान्य से अधिक 600 to 800 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ल्यूकोसाइट्स के ये दोनों टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, जो कि उसमें उसके लड़ने वाले एलिमेंट होते हैं। इनकी संख्या इसमें 600 to 800 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। तीसरा है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, अर्थात मस्तिष्क आवरण की ट्यूबरकुलोसिस के रोगी में CSF में ग्लूकोज और क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती, सामान्य से कम होती है और मुख्यतः लिम्फोसाइट कोशिकाएं 10 to 500 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। फिर चौथा कंडीशन है इंसेफ्लाइटिस, इसके बारे में हमने बार बार सुना भी है, अर्थात मस्तिष्क ऊतकों का संक्रमण जो कि वायरस के कारण होता है। ऐसे स्थिति में CSF में प्रोटीन की सामान्य मात्रा से अधिक लिम्फोसाइट की संख्या 10 to 100 तक हो जाती है। फिर है पॉलीमाइलाइटिस, इस कंडीशन में रोग से ग्रस्त बच्चे में, जो कि जनरली पॉलीमाइलाइटिस बच्चे में ही होता है, इसमें CSF की में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है और न्यूट्रोफिल की संख्या 10 to 500 तक ही मिलती है, जबकि न्यूट्रोफिल की संख्या सामान्य रूप से 2500 से 7000 तक होती है, लेकिन इस कंडीशन में 10 to 500 तक ही रहती है। फिर है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस के रोग के केस में रोगी में CSF में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक मिल सकती है और लिम्फोसाइट की संख्या 0 to 20 तक ही मिलती है। और इस तरह के रोग में सेरेब्रल हेमोरेज, इस तरह के रोग को सेरेब्रल हेमरेज से डिफ्रेंशिएट करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल ही अलग होता है। कहने का मतलब सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस और सेरेब्रल हेमरेज ये दोनों ही अलग अलग कंडीशन है, इसके लिए दोनों के सिम्टम को डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है, और क्योंकि इनका इलाज भी बिल्कुल अलग होता है। फिर दूसरा है सेरेब्रल हेमरेज, यह स्थिति मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों के फटने से पैदा होती है। इसमें है जैसा कि अभी हमने देखा कि सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस में CSF में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वैसे सेरेब्रल हेमरेज में मस्तिष्क में रक्त वाहिनियां ब्लड सेल्स के फटने से यह कंडीशन होता है। इस तरह ये दोनों एकदम अलग अलग कंडीशन होते हैं, लेकिन बाहर से देखने से ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है। इसमें CSF रक्त मिश्रित आता है, प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक और न्यूमरस लाल रक्त कोशिकाएं मिलती है, बहुत अधिक लेवल में RBC इसमें पाया जाता है, और CSF का प्रेशर भी होता है वह सामान्य से अधिक होगा। फिर है सेरेब्रल ट्यूमर, अर्थात मस्तिष्क के किसी भाग में टिश्यूज की अमिनियत बाढ़, मतलब टिश्यूज का वहां अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाना। इस रोगी के CSF में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ती है। इसका कारण यह है कि हम जानते हैं प्रोटीन हमारे ग्रोथ में मदद करता है, तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर उसके टिश्यूज में अनियमित उसका ग्रोथ हो जाता है, और उसके बाद लिम्फोसाइट की संख्या 0 to 100 तक मिल सकती है इस कंडीशन में, सेरेब्रल ट्यूमर के कंडीशन में। फिर लास्ट है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में उभरा हुआ ट्यूमर। इस रोगी में CSF में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक या कुछ अधिक मिलती है। लिम्फोसाइट की संख्या 0 to 20 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 0 to 20 पर क्यूबिक मिलीमीटर से अधिक नहीं होता है। इस तरह से हमने देखा कि सभी उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि मस्तिष्क ब्रेन से रिलेटेड जितने भी बीमारी हैं उसमें CSF की रिपोर्ट से ही उनके लक्षणों को जानकर और उसके ट्रीटमेंट पर फोकस किया जा सकता है, उसके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिना CSF के इन्वेस्टिगेशन के यह पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह आज हमने 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा। सर आज की क्लास यहीं तक है सर। बहुत बढ़िया, ठीक। 2 चैप्टर हमारे, इसमें हम लोगों को देखिए देखना ही क्या है कि रिपोर्ट हम लोग देखना आना चाहिए, और ये समझ में आना चाहिए कि भाई कोई रिपोर्ट हम लोगों को मिली है, इससे हम लोग किताब उठाइए
और इससे चेक कर लीजिए कि इसमें क्या वो है, तो क्या हो सकता है। तो डॉक्टर जो कह रहा है वो भी आप समझ लीजिए। फिर इलाज हमारे पास तमाम होंगे हमारे ब्रेन के इलाज में। ब्रेन के इलाज के लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वो HB3 और HB4 दो किताबें आई है। इसके साथ ही साथ ब्रेन के संबंध में दो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन वाले आए हैं, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन करके आए हुए हैं, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। एक स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में है, एक ब्रेन के संबंध में है संस्थान की। चाइनीज में हमारे पास जो ब्रेन वहाँ है, तो ब्रेन में हमारे लिए क्या हुआ, पेरिकार्डियम हुआ, और हमारे पास किडनी, दो चीजें हमारे पास, क्योंकि वो CSF वो भी कंट्रोल कर रही है। Title 7 में चैप्टर नंबर 16 आप लोग जरूर पढ़िए, उसमें ब्रेन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। उसमें ब्रेन है, कुछ स्पेशल ऑर्गन को कहा गया है, वो स्पेशल यांग ऑर्गन कहे गए हैं, तो उसमें आपका यूट्रस भी है। तो ये सब चीजें जरूर पढ़ना चाहिए। उसको चैप्टर पढ़ लीजिए, ऐसे ही पढ़ लीजिए, केवल बहुत मत जानिए, लेकिन पढ़ने से थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमारे पास 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यांग ऑर्गन्स कहे गए हैं, उनमें से कौन कौन है। तो हम लोग आज के चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोगों ने आज सर आज वीडियो आ रहा था, विजिबल है मेरा? वीडियो विजुअल है, ठीक है सर, पहले था, थैंक यू सर, ठीक है, बस यही जानना। हाँ, उसमें भी चल रहा है, मोबाइल में भी है, और ठीक है सर। और लोगों का वीडियो ऑफ है, अभी खुला है बीना शर्मा मैडम का। हाँ आ रहा है सर वीडियो। हाँ, और लोगों का नहीं आ रहा भाई, तो केवल तुम्हारा ही आ रहा है। तो हमारा आ रहा, तुम्हारा आ रहा बस। और अभी आपकी शर्मा मैडम का आया हुआ है, अब दर्शन पाठक दर्शन सर का आ गया सर, अभी आया है ना, तो ठीक है। चलिए, ठीक है तो सर। जो है खेमका सब लोग पूरा करेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, सुनने के बाद इंटरेक्ट करेंगे। और अभी तो खैर इस बार अभी एग्जाम का प्रेशर सब आ गया, पढ़ाई और एग्जाम का, लेकिन आप लोग जो लोग ग्रुप में नहीं, स्टडी ग्रुप में है, स्टडी ग्रुप में थोड़ा सा उसमें केवल ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा मत करिए। केवल ये मत पूछे कि इसका इलाज क्या होगा, ये भी पूछे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत पूछे, लेकिन इसके साथ ही हम लोग कुछ एकेडमिक्स में भी बात करें, क्योंकि ये एकेडमिक्स जब होगी तभी तो हमारा ट्रीटमेंट अबाउट बढ़िया गति लेगा। अगर आपको जैसे अगर ये मालूम हो आज के किसी चैप्टर में कि हमको ये चैप्टर या ये हमारा CSF क्या संदेश देता है, या CSF है क्या, तो अगर इस पर हम लोग कुछ नहीं है, आप कोई प्रश्न करेगा तो कोई उत्तर देगा 1-2 लाइन में, या किस चैप्टर में मिलेगा, या किस किताब में मिलेगा, या किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ये हम लोग अगर कम्युनिकेट अधिक करेंगे। अदरवाइज क्या है, मैंने बताया, जिसने सुना उसने सुन लिया, जिसने इम्प्लीमेंट नहीं किया नहीं हुआ। उसको आप जो किताबें, इतनी किताबें हैं, उन किताबों में क्या क्या भरा हुआ है, कम से कम हमको जानकारी ये भी तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट करना नहीं आता, कोई बात नहीं, करने कोई बात नहीं। आया कोई पेशेंट आया, हम लोगों को मालूम हो कि कोई बीमारी है, तो हमने कहा ठीक है, अब हमको स्पेशली हार्ट की या किसी की समझ में आई, तो हमारे पास किताब है। चाइनीज में तमाम किताबें हैं, आप स्पेसिफिक किताबें हैं, आयुर्वेद में है हमारे पास है, चाइनीज में हमारे पास है, 11, 12, 13 में से एक किताब है, 11 है। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि हमारे पास धन्वंतरी है, धन्वंतरी पे हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, मेथी पट्टी बांध देंगे, करस्पॉन्डेंस पे हम लोग कार्यवाही कर देंगे। तो हमारे पास ट्रीटमेंट के इतने पैटर्न है, ये मत समझिए इतना भरा हुआ है। अगर आप मेथी लगा ले रहे तो भी काम हो गया। अगर आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई और किसी को भी पेशेंट को आया और आपने स्मॉल फिंगर में, तीनों में जॉइंट में आपने मेथी पट्टी बांध दिया तो भी काम हो गया। करस्पॉन्डेंस में आपने वहां पर कुछ मटर लगा दिया, चना लगा दिया तो भी काम हो गया, उसको फायदा तो हो ही चुका लगाते ही। तो ऐसा मत सोचिए कि हम ये करेंगे तभी हो पाएगा, कि हमको बहुत ट्रीटमेंट का सिस्टम मालूम होगा तभी होगा। हम लोग छोटे पर ध्यान नहीं देते। जैसे अगर काम मान लीजिए MA वाले को पूछा जाए कि क्या कैसे लिखा जाता है, तो वो नहीं लिख पाएगा। वो सोचेगा ये MA में कैसे प्रश्न पूछ लिया गया, वो समझेगा अरे तो इतने बचपना का या
तो प्रश्न कौन, बचकाना प्रश्न कौन मुझे कह दिया, तो वो उसको नहीं लिखेगा, उसको करेगा ही नहीं या भूल जाएगा। तो हमको मेथी या हमारा करस्पॉन्डेंस को भूलना है ही नहीं। तो एक सिद्धांत से निकला हुआ है, इसलिए वो सिद्धांत उतना ही प्रॉपर है कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे और यावंतो पुरुषो तावंतो लोके। तो वो कंसेप्ट इतना बढ़िया है, वो आपको सहायता देगा। ये कभी विचार मत करिएगा कि ये ट्रीटमेंट हम हाथ में कर रहे हैं तो हमारे पैर में कर, या हमको पैर में नहीं कर रहे हैं, या हम लोकेशन ओरिजिन पे नहीं कर रहे हैं, टीसीएम में नहीं कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही। किन्हीं किन्हीं के बारे में लिख दिया गया है कि आप इसको उसमें करें तो उचित है। ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। वहां आप कर सकते हैं तो करिए, इस पर कोई रोक भी नहीं। लेकिन इसका इस सिद्धांत का इजाद भी तो तभी हुआ, आविष्कार भी तो तभी हुआ जब उसमें नहीं कर पा रहे थे। जब टीसीएम में नहीं कर पा रहे तो ब्रेन में कर ही नहीं पा रहे थे, आंखों के आसपास कर ही नहीं पा रहे थे, जल्दी नहीं करते थे, बड़े एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती थी, भाई कहाँ तक ले जाएं, निडलिंग की कहाँ करें, नीचे यहाँ नहीं कर सकते थे। ब्रेन की इस पार्ट में करने डर लगता था कि पता नहीं स्कल्प में कितना अंदर चला जाए तो कोई डैमेज कर दे। इवन डॉक्टर जो, आप लेटेस्ट बात समझिए, डॉक्टर जो ब्रेन का इलाज करते हैं, सर्जन, बहुत बड़े सर्जन है प्रयागराज के ही, डॉक्टर प्रकाश खेतान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 2011-2012, वो बोलते हैं कि गामा नाइफ मतलब इतना हाईएस्ट स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट, गामा नाइफ से भी ट्रीटमेंट करते समय डरते हैं कि कहीं दूसरा ऑर्गन डैमेज न हो जाए। तो ऐसे में ट्रीटमेंट हमारे पास हाथों में है। पहले अब वो भी तुलना नहीं है कि नारी पुरुष में यहाँ आप छुएंगे कि नहीं छुएंगे, ठीक है। पहले तुम्हारे जो आप हर जगह स्पर्श नहीं कर सकते, मेल को मेल, फीमेल को फीमेल कर सकता। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अब मेल को फीमेल, फीमेल को मेल कोई कर सकता है, हाथों में करना, कोई चिंता नहीं। ये उसी से बना हुआ, उसी से आविष्कार में आया, ये रिजल्ट आया हुआ, तो ये उसको आप खराब मत मानिए। जहां कर सकते हैं वहां करिए, घुटनों के नीचे तो कर ही सकते हैं, वहां करिए, घुटनों के नीचे, एंकल में, एंकल जॉइंट में करिए, पैर में करिए, टो में करिए, हाथों में करिए, कोहनी तक कर लीजिए, यहाँ तक करना कर सकते। इसके अलावा जो जिन भागों में नहीं कर सकते वहां मत करिए। जहां कर सकते हैं, गर्दन वर्दन में कहीं आपको बहुत स्पेसिफिक पॉइंट मालूम है, आप लगाइए उसको, कोई नहीं कह रहा कि ना लगाइए। लेकिन ये मन में दुविधा मत रखिए, जो भी करिए, मेरा कहना मैं बार बार बोलता हूँ, मन में दुविधा मत रखिए, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद ही पढ़ रहे हैं। जैसे मन में दुविधा हुई वैसे ही मन ने आपको दूसरा विपरीत रिएक्शन दे दिया, मन नहीं माना तो आपका ट्रीटमेंट जो है सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि मन में भी तो आत्मा निवास कर रही, मन के बगल में आत्मा है, जहां भी मन है वहां आत्मा है। तो आत्मा ने संपर्क किया मन से, मन को थोड़ा सा दुविधा हो गई, तो आत्मा अपने आप ही, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। इसीलिए कभी आपको याद करिए कि वो जो थेरेपी आपकी रेकी वगैरह होती है और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, उसमें अगर एनर्जी देने वाला बहुत बैलेंस नहीं है तो उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं जाएगी ना। दूसरा ये इस पर, तो इस स्पेसिफिक वाले पर मन बड़ा पॉइंट है। दूसरा, मॉडर्न साइंस कहती है, अब हम लोग चाइनीज और आयुर्वेद की बात छोड़ दीजिए, मॉडर्न साइंस कहती है देयर इज ए प्लेसेबो इफेक्ट। आप लोग पढ़िएगा गूगल में, व्हाट इज प्लेसेबो इफेक्ट पूछिए। प्लेसेबो इफेक्ट में यही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक आदमी को कहा गया कि वो, उसको एक छोटी सी कील चुभा दी गई, माने एक पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को बताया गया, वो भी कील चुभाई गई, उसको कुछ नहीं हुआ। ये उसको बता दिया गया था, आंखें बंद थी, कि तुमको लगता है सांप ने काट लिया है, वो मर गया।
बिकॉज ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। उसको लगा कि ये सांप ने काट दिया है, तो उसके शरीर में जब बायो मतलब वो हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो ये पाया गया कि उसके शरीर में सर्प का विष है। इसलिए वो ड्यू टू प्लेसिबो इफेक्ट, विष था ही नहीं, सांप ने काटा ही नहीं था, लेकिन उसके शरीर में पाया गया। वो दिस इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट। हम लोग इसको क्या बोलते थे? हम लोग आयुर्वेद में इसको बोलते थे मन का, मन की शक्ति। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। क्यों मन की शक्ति मांगते हैं? अगर हमको मन की शक्ति नहीं होती तो हम कहते कि हमको मन की शक्ति मत दीजिए, हमारे पास काम बहुत शक्ति है, हमको शरीर की शक्ति दीजिए। लेकिन हम शरीर की शक्ति नहीं मांग रहे हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। यानी मन ही सबसे कंट्रोलर है आत्मा के साथ, आत्मा के साथ इन कंजंक्शन विद आत्मा, आत्मा के साथ संयुक्त होता हुआ। तो वो प्लेसिबो इफेक्ट है, वो वही प्लेसिबो इफेक्ट है। आप जो करेंगे, वीना शर्मा मैडम ने अगर सोचा कि मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया और मैंने बहुत अच्छे मन से दिया, तो उसका असर जरूर होगा। वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितना होगा, वो पहले की अपेक्षा अधिक होगा। और आप एक बार सोच के देख लीजिए कि आज मैंने गलत ट्रीटमेंट दे दिया, 2-3 एक्सपेरिमेंट करिए, दूसरे दिन वो आएगा कि कल थोड़ा सा परेशानी हमको अधिक हुई, क्योंकि आपने जब आप ही के मन में आया तो भी तो ट्रांसफर हुई एनर्जी। एनर्जी ही तो है। अब तो हम लोग जान रहे हैं कि एनर्जी है, सब लोग कह रहे हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी, कोई नहीं कह रहा। E=mc² के बाद से सब लोग कहते हैं एनर्जी इज देयर। जहां आइंस्टीन ने कहा E=mc², वहीं से शुरू हो गया कि मास और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके बीच में एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप है। बस वहां एनर्जी की बात शुरू कर दी है। हम जो भोजन कर रहे हैं वो एनर्जी, पानी पी रहे हैं वो एनर्जी, सूर्य की रोशनी ले रहे हैं वो एनर्जी, गर्मी ले रहे हैं वो एनर्जी, ठंडक ले रहे हैं वो एनर्जी, बारिश ले रहे हैं वो एनर्जी, ह्यूमिडिटी ले रहे हैं वो एनर्जी, बैक्टीरिया दे रहा है वो एनर्जी, है ना। तो इसलिए मेरा कहना यह कि अच्छे मन से करिए और बिल्कुल दुविधा रहित होकर करिए। चिकित्सा एक भी अंश अगर आप उसको मानिए ना, एक बेबी फिल्म है, एक बेबी फिल्म है, आप लोग जरूर देखिए, कभी देखने का मौका मिले। ये नहीं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ उसको, अक्षय कुमार की फिल्म है। उसमें दुश्मनों से लड़ने के लिए और एक आतंकवादी को लाने के लिए वो देश से परमिशन देते हैं कि हमको मत बताइए और हमको परमिशन दे दीजिए, हम चले जाएं, बिना परमिशन के उसको उठा लाएं। तो वहां के मंत्री जो होते हैं कहते नहीं ये संभव नहीं है, दूसरे देश में जाके हम उसको परमिशन नहीं देंगे। और गारंटी क्या है कि वो आदमी इतना सुरक्षा में है, वापस आ जाएगा। तो उनका गारंटी तो सर 5% गारंटी है कि 5% सफलता मिलेगी, 95% नहीं मिलेगी। तो बोले 5% गारंटी में मैं क्यों परमिशन दूं? तो अक्षय कुमार मेन हीरो होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर मैं तो 1% में काम करता हूँ, 1% सफलता गारंटी हो तो मैं काम करूंगा। यानी अगर 1% भी हम मरीज को ठीक कर सकते हैं तो हम सफल है। क्योंकि रोग हमको नहीं मालूम ना, रोग तो आक्रामक है। वो तो रोग छोटा है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, कुछ भी है, वो आक्रामक है, वायरस है, सबसे छोटा है, लेकिन वो आक्रामक है। अगर हम उसको हरा देते हैं 1% भी तो हम सफल है। इसमें मैं सोचो कि 70% सफलता होनी चाहिए ना। मेथी लगा करके अगर वो कहता है कि हम पहले की अपेक्षा हम बेटर है, तो आपका ट्रीटमेंट सफल। ये भावना रख के काम करिए तो आपको 90% सफलता मिलने लगेगी। क्योंकि आप ही प्रसन्न नहीं रहोगे, तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे? आपका मॉडर्न साइंस के हिसाब से, आपका मतलब आयुर्वेद के हिसाब से आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, नंबर 1। मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपका हाइपोथैलेमस संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया से करिए, चिंता मत करिए। हमारा काम क्या है? योगस्थ कुरु कर्माणि,
संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। हम कह रहे हैं कि कोई मोह मत पालिए, योग में स्थित होइए। योग में क्या है? योग में स्थित होकर कर्म करिए। और क्या है? सिद्ध सिद्धयो, सिद्धि में सफलता में और असफलता में समान रूप से आचरण करने वाला ही योगी कहलाता है। वही समत्व योग है। तो वही योग के बारे में करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। राष्ट्रपति होइए, ट्रीटमेंट करिए, पढ़िए लिखिए, कुछ करिए, अपने धर्म कर्म का पालन करिए। घर परिवार भी धर्म कर्म का अंग है। उनका इलाज पहले करिए, अपना इलाज पहले करिए, उनका इलाज पहले करिए। और इन सब के साथ इन सब का निर्वाह करते हुए, इन सब का आचरण करते हुए, और तब अगर कोई आप काम कर रहे हैं किसी भी उम्र में, आप 10 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 80 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र तो संख्या है। 14 साल के बच्चे ने भी जो है कल दिखा दिया कि जिस ढंग से वो सिक्सर मार रहा था, तो आप देखिए उसमें वो किसी को सुन ही नहीं रहा था, जैसे लगता था कि वो आंखें बंद करके मार रहा है। कोई भी बॉल फेंको वो सिक्सर, कोई भी बॉल फेंको सिक्सर, बाएं दाएं तो सिक्सर। मतलब आप देखिए, ये इसलिए इसको कहते हैं तेजसा ही न वह समीक्षते। तेज जो है उम्र नहीं देखता। तेज माने जो उसके अंदर ज्वाला है, जो उसके अंदर ज्वाला है वो उम्र नहीं देख रही है। 35 साल के, 25, 15, 16 साल के वो अनुभव वाले व्यक्ति उस 14 साल के बच्चे से परास्त हो गए। सेंचुरी भर डाली 101। और केवल पारी नहीं खेली, पारी आतिशी पारी बोलते हैं, जो देखने वाली पारी। 6, 6, 4, 6, कोई भी किसी तरह बॉल मारे 6। हम तो खुद ही जल्दी में देखता नहीं हूँ, लेकिन कल देख, थोड़ा बहुत देखिए उसको, कितना बढ़िया खेल रहा है, फास्टेस्ट बनाया। तो इसलिए उम्र नहीं है, उम्र केवल संख्याओं का खेल है ना। 80 में 0 8 कर लीजिए। तो अगर आपने 8 के पहले 0 रख दिया, 8 0 रखते हैं, 0 8 कर लीजिए, तो आप 8 साल के हैं। जैसे बना लीजिए। और मन में ये दिस इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट। गोपीनाथ कृष्ण जी, दिस इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट। जस्ट Yes, sir. read what is placebo effect. If you feel that you are young, you are young. This is placebo effect. If you feel you are old, you are old. This is placebo effect. ठीक है? तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है? Each one, reach one, each one, treat one, each one, teach one. इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल फिर हम लोग Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. नमस्कार सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।